वो जंग की दुनिया की लीजेंडरी क्वीन है, कोई डेथ नोट नहीं, लेकिन हथियार बेचकर चांद रात के देवता जैसे मकसद तक पहुंचने के लिए नए दौर की देवी बनना और फिर दुनिया में शांति लाना। अरे नहीं, दुनिया में शांति तो बस बहाना है। लेडी का नाम है कोको। उसके पास एक खास टीम भी है जो सीधे ऑपरेशन संभालती है, जिसमें सबके सब जंग खाए हुए भाड़े के सिपाही हैं। और आज उनके साथ एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। एक लड़का, नाम है योना, क्योंकि उसके माता पिता की मौत आधुनिक हथियारों की वजह से हुई थी और वो हथियारों से गहरी नफरत करता है। टीम में आते ही पहले दिन योना को अपने नए साथियों के साथ एक मिशन पर निकलना पड़ा। उनका माल कस्टम में जब्त हो गया था, उसे जल्दी से वापस लाना जरूरी था। योना को उस झमेले झंझट की जरा भी परवाह नहीं थी, बस उसे बता दो किसे मारना है और बात खत्म। फिर सब लोग निकल पड़े बंदरगाह की तरफ, लेकिन बात बनी नहीं। उन्हें कस्टम टीम के हमले का सामना करना पड़ा। वे कोको को हथियार वापस लेने से रोकना चाहते थे। योना भले ही हथियारों से नफरत करता था, लेकिन उसके हाथों की चाल में कोई हिचक नहीं थी। मारना उसके लिए भी सीधा और साफ काम था। कोको भी हैरान रह गई। गोली चलाने से पहले एक आवाज तो दे देते। तुमने तो टीम को ही डरा डाला। कस्टम टीम की पीछा करने की कार्रवाई रात तक चलती रही। सालवा ने देखा कि दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ी छेदना मुश्किल है, तो उसने सीधा हाथ में ग्रेनेड लेकर गाड़ी पर छलांग लगा दी और अंदर ही अंदर सबको निपटा दिया। कोको ने बस एक राहत की सांस ली। तभी योना ने देखा कि दुश्मन ने एंटी टैंक मिसाइल निकाल ली है। उसने पलटकर एक ग्रेनेड फेंक दिया। पीछा कर रहे सिपाही अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे एक और मिसाइल दागने की तैयारी में थे और तभी योना की एक गोली से वे ढेर हो गए। पीछा छुड़ाने के बाद कोको आखिरकार बंदरगाह पहुंच गई और उसने योना को फिर से अपने साथ आने का न्योता दिया। उसे हथियारों से चाहे जितनी नफरत हो, बदला लेने के लिए भी हथियारों की ताकत चाहिए होती है और ये सब उसे मिल सकता था। अगले दिन कोको को अचानक एक खबर मिली। एक निजी हथियार व्यापारी था, नाम था क्रोसजिन, जो हथियारों की खेप इस देश में ले आया था और साफ था वो भी मार्केट पर कब्जा जमाना चाहता था। तो कोको ने अपने लोगों को 3 रास्तों में बांट दिया। एक दल पूर्वी जोंक के साथ जाकर रक्षा मंत्री से बात करने निकला। एक दल क्रोसजिन के स्नाइपर को निपटाने गया और वो योना को लेकर सीधे सामने जा पहुंची, जिसे कहते हैं पहले शिष्टाचार फिर वार। कोको ने साफ कर दिया, उसके लोग पहले ही रक्षा मंत्री से संपर्क कर चुके हैं और ज्यादा एडवांस हथियार काफी कम दाम में टीम को देंगे। क्रोसजिन के लिए अब यहाँ से निकल जाना ही बेहतर था। योना ने अनजाने में बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन कोको के आदेश से उसने गोली नहीं चलाई। क्रोसजिन ये देखकर बेहद खुश हुआ। बोल पड़ा कि उसने तो पहले ही स्नाइपर सेट कर रखे थे, अगर हाथ डालना है तो मरने वाले पक्के तौर पर वे ही होंगे। इतना कहकर उसने दोनों को लौट जाने को कहा। क्रोसजिन को एक बुरा सा एहसास होने लगा। उसने फोन करके स्नाइपर से संपर्क करना चाहा, लेकिन पता चला कि उसके अपने लोग पहले ही निपटाए जा चुके थे। रही बात उसके सैन्य विभाग से किए गए सौदे की, वो भी पूर्वी जोंक की ताकत की लड़ाई में बेकार हो गया। मामला पूरी तरह खत्म हो गया। सब लोग बेस पर लौट आए। योना के लिए एक स्वागत पार्टी रखी गई और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सबके लिए चिकन एग डिश तैयार की गई। नतीजा ये हुआ कि खाने के बाद हर कोई मौत के मुंह से बस जरा दूर था। बस योना ने मजे से खाया। आज कोको ग्राहक को माल पहुंचाने गई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहीं धमाका हो जाएगा। तेल पाइपलाइन को लेकर जंग छिड़ गई और कम्युनिकेशन स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गए। जंग के मैदान से पीछे हटाए गए लेहम एक नजर में समझ गए कि ये सब किसी की साजिश है। अपेक्षा के मुताबिक ये सूचना नियंत्रण के लिए था। अगले ही पल कोको की टीम को सेना ने घेर लिया। वे हथियार खरीदने वाले थे, लेकिन कोको से जो मिला वो उस बंदे से बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक ब्रोकर्स के रिश्तेदार से था। कोको ने उसकी आंखों में देख लिया कि वो और उन्नत हथियारों का बहुत भूखा था और उसी पल उसे वहां से निकल जाने का मन हुआ। आखिर उसे हथियार कारोबारी बनाने का मकसद सिर्फ देशों की जंग की ताकतों को बराबर करना था, ताकि दुनिया में बस शांति रहे। ऐसे जंगली बंदे के साथ वो नहीं टिकती। इसी बीच इंग्लैंड से आया हथियार कारोबारी काली कोको के सामने आया। युद्ध विमानों में इस्तेमाल होने वाले हथियार वही था जो वह बेचता था। कोको उन दोनों की चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहती थी, बस उठकर निकलने ही वाली थी कि ब्रोकर्स ने उसे रोक लिया, क्योंकि उसे रडा चाहिए थे और इस तरह के माल का सप्लाई चैन सिर्फ कोको ही दे सकती थी। लगता है ये सौदा जबरदस्ती हथियाने की कोशिश है। कोको ने ब्रोकर्स की चाल पर तंज कसा और समझ गई कि सूचना नियंत्रण के लिए उसने कई बेगुनाह लोगों और पत्रकारों को मरवा दिया था। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब देश की रक्षा के लिए है, असल में बस मुनाफा बटोरना है और सारी ताकत अपनी जेब में ठूंस लेना है। लेकिन दुश्मन की तादाद भारी थी। कोको उस वक्त भाग भी नहीं सकती थी। उसने साथियों को चुपचाप सौदा दिखाने को कहा और फिर मौका देखकर फिसलने को। अगले दिन ब्रोकर्स ने 2 लोगों को कोको के पीछे सिग्नल वाले इलाके में फोन करने भेजा, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी भिड़ंत दुश्मन की सशस्त्र हेलीकॉप्टर यूनिट से हो गई, जिस पर बॉडी टेम्परेचर सेंसर लगे थे। अगर ड्राइवर ने गोली चलाने का इरादा भी किया तो यहाँ सब मारे जाएंगे। लेकिन अच्छा रहा कि ड्राइवर का निशाना सिर्फ आसपास की गश्ती टीम थी। उसने कोको वगैरह पर हाथ नहीं उठाया और इसी एक हादसे से उसे समझ आ गया कि ये तेल पाइपलाइन की जंग जल्द ही पर्दा गिरने वाली है और हथियारों से हथियारों की दखल की भी जरूरत नहीं रहेगी। बहुत जल्दी छिपकर जुड़े फालमेट ने कोको के साथ गए दोनों सिपाहियों पर वार किया, लेकिन उन्होंने किसी की जान नहीं ली। बस लोगों को वहीं बांधकर छोड़ दिया और काली की तरफ पलट गए, क्योंकि जंग की सनक में मिल्क ने सर पर चोट खाली थी। जिस सिपाही की निगरानी की जिम्मेदारी थी उसे सब मार दिया गया, यानी फौज उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। बेबस काली को पहले कहीं छिपना पड़ा और क्या सहयोग था। कोको की टीम भी भीतर घुस आए और सुना कि उन्होंने निगरानी वाले सिपाही को मार डाला है। तभी कोको को समझ आ गया कि पीछा करने वाली टुकड़ी यहाँ पहुंच चुकी है। बस वक्त का खेल था, लेकिन दूसरों की आफत वो बिल्कुल नहीं बनने वाली थी। तो जैसे ही पीछा करने वाले पहुंचे, वो अपने लोगों को लेकर पहले ही इमारत से निकल गई।
वाह, कमाल के धूर्त निकले, सच में गजब की चाल थी। लेकिन सिपाहियों के लिए उन्हें जरा भी सुकून नहीं मिला। वे सीधे बंदूकें तानकर अंदर घुस पड़े और जिम्मेदार आदमी ने फिर भी कोको को सावधान कर दिया कि जब वे लोग वहां नहीं हैं, तब पहाड़ी दर्रे से सीमा पार कर निकल जाओ। बस ऐसे ही कोको वगैरह के पास एक भी गोली नहीं बची और वे चैन से जंग के मैदान से निकल गए। और नए देश में पहुंचते ही कोको ने सबसे पहले जो काम किया वो था योना की कक्षा भरपाई करवाना, क्योंकि उसने इस छोटे बंदे को देख लिया, एक पीने की नहर की मछली है, सादा जोड़ घटा भी नहीं आता। इसी बीच जायंट कंपनी ने कोको को आसपास गायब हुए एक हत्यारे की खबर भेजी। आखिर वो इसी लाइन का है। बहुत आसानी से निशाने पर आ गया, लेकिन कोको तो पहले से ही आदत की पक्की थी, तो उसने ट्यूशन का काम डाउन ट्राई को दे दिया और फार्मेट के साथ बाहर टहलने निकल गई। किसे पता था, डाउन ट्राई इधर उधर झूलता रहा और आदमी वापस ही नहीं आया। टॉयलेट में जाकर देखा, वाह भाई, उसने तो आत्मसात करने की अपनी स्किल ही नजरअंदाज कर दी। उधर संगीत मंडली का हत्यारा सड़क पर कोको के निशान ढूंढ रहा था और ठीक उसी वक्त उसे एक बिछड़ा हुआ साथी मिल गया जिसका नाम था सैनसमा का हत्यारा। वो बिना किसी हिचक के हमला करने को तैयार था, लेकिन पीछे से चुपके से आए जोना ने उसे रोक दिया और दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। जोना ने कोको को बचाने के लिए फूलों की क्यारी के पीछे छिपा दिया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि वो इस वक्त भी कैसे मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी कि सैनसमा ने एक धमाके में उसे चितड़े चितड़े कर दिया। शहर में खुलेआम लड़ाकू विमान उड़ाने वाले ऐसे हत्यारे वाकई कम ही दिखते हैं। इसी बीच लेम को खबर मिली और वो मौके पर पहुंचा और हालात देखकर जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने लगा। वे कोको के अंगरक्षक होने के नाते या तो हाथ पर हाथ धरे रहते या फिर ऐसा वार करते कि दुश्मन का खेल वहीं खत्म। उधर फालमेट के पैर में गोली लगी और वो कुछ देर के लिए चलने फिरने लायक नहीं रही। जोना को समझ आ गया, वो बंदूक उठाकर उस आदमी पर टूट पड़ा, मानो आज जान की बाजी लगानी हो। लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, लेम ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे पीछे घसीट लिया। बस इतना ही। लेम ने बंदूक जोना को थमा दी और कहा कि पहले कोको को लेकर पीछे हटो। वो खुद रुककर उस हत्यारे को बांधे रखेगा। दोनों के बीच कुछ राउंड की मुठभेड़ के बाद उस आदमी की गोलियां खत्म हो गईं, तो उसने तय किया कि अब पीछे हटना ही ठीक। जब नई खरीदी हुई मशीन गन हाथ में आएगी, तब फिर से कोको का पीछा करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोको के दस्ते के भाड़े के सिपाही पहले से ही उन पर नजर रखे हुए थे और फिर सड़क पर एक और दौर की टक्कर शुरू हो गई। और ठीक उसी वक्त कोको के आदमियों ने देख लिया कि उस आदमी की गाड़ी में मशीन गन रखी है। तभी सबको लगने लगा कि ये दोनों हत्यारे पगला गए हैं, बीच शहर में खुला गोलाबारी कर रहे हैं। ये भी कोई मर्दों वाला काम हुआ भला। जल्दी ही संगीत मंडली के वे दोनों लोग कोको के पीछे लग गए और तुरंत मशीनगन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जोना समझ गया, कोको को गोद में उठाया और पानी में कूद गया। जहां तक बाकी लोगों की बात है, उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ियां भी कबाड़ हो गईं और वो खुद भी उलट पुलट हो गए। उधर वो आदमी पानी से बाहर निकला और जोना ने कोको से कहा कि बेवजह कोई हरकत मत करना। फिर बाहर झांक कर देखा, वाकई वे दोनों हत्यारे सड़क के सामने घात लगाए बैठे थे। और सीधे बाहर निकल आए। कोको के दस्ते के स्नाइपर ने 700 मीटर दूर से उसे सीधे ढेर कर दिया। अगर इस वक्त सैनसमा बाहर आ जाता, मौत से भी बच निकलेगा, लेकिन मास्टर की मौत सैनशिया की हालत को धड़ाम से ढहने तक। उस वक्त स्नाइपर ने गोली चलाई ही नहीं थी, क्योंकि वो अपने उसूलों पर चलता है, बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। और सैनशिया ने इसी मौके का सड़क पर दौड़ती गाड़ी पर फायदा उठाकर भाग निकली। हालांकि संकट टल गया, लेकिन अभी की गोलीबारी पुलिस को जरूर खींच लाए। नहीं, सही कहें तो वो CIA का एजेंट था। वो जिद पर अड़ा था कि कोको को पकड़ना है, लेकिन जब पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची तो पूछताछ कक्ष में बंद किया गया। वो खुद ही था। मामला बस कोको के रिश्ते से जुड़ा था। यहाँ तक कि पुलिस प्रमुख भी उसके पक्ष में खड़े थे, लेकिन इज्जत की बात सोचकर फिर भी उसे प्रतीकात्मक तौर पर कोको के अंगरक्षक दस्ते को होटल में ही रोक दिया गया। यही वजह बनी कि वह पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त अपने साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं रख सका। उस पल हमेशा आज्ञाकारी रहने वाली कोको कुछ हद तक बाहर कदम रखने से भी डर गई। लेकिन तभी मूना दरवाजे पर आ गई। कोको को लगा कि मूना एक नर्मदिल बच्ची है जो इस बंदूकबाज दुनिया से सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। फिर भी उसने ही उसे घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन ऐसी नरमी उसकी नजर में अच्छी बात नहीं थी। शायद इससे उसमें ट्रिगर दबाते वक्त जरूरत से ज्यादा झिझक पैदा हो जाती। आखिर दुनिया नाम की चीज नर्म नहीं होती। राजनीति की दुनिया में शांति की कितनी भी दुहाई दें, लेकिन हर साल का सैन्य खर्च बच्चों पर होने वाले निवेश से कहीं ज्यादा होता है। देखो तो बच्चों के भविष्य से लोगों को लड़ाई ज्यादा पसंद है। फिर उसने पूछा मूना से एक सवाल, तुम्हारे हिसाब से किसके पास सबसे ज्यादा बंदूकें हैं? मूना को लगा कि जवाब सैनिक होंगे, लेकिन कोको ने कहा आम लोग। उनके पास बंदूक रखने का अनुपात यहाँ तक कि 60% तक है। ये कौन सा खेल है? जानना हो तो सुनो। बिना हथियार वाले लोगों में बंदूक रखने की दर 0.1% भी नहीं होती। 3 दिन बाद की एक गहरी रात, सैनशिया छत पर चढ़कर रात में हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन घात लगाए कोको ने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया। उसके पास सैनशिया से पूछने के लिए एक सवाल था। एक सौदे की तरह कोको ने उसके सवाल का जवाब दिया, जानते हुए भी कि एक दिन मरना तय है। वो हथियार खरीदना क्यों जारी रखती है? फिर सैनशिया ने जवाब दिया कि वो खुद मोटी क्यों नहीं होती। असल में इसलिए कि ऐसे तो गोली ज्यादा सटीक लगती है। कोको जोर से हंस पड़ी, फिर माइक्रोफोन पकड़कर सैनशिया के जानना चाहने वाले सवाल का जवाब दिया। डरपोक बच्चा। कोको चाहती थी कि सैनशिया उसी की हो जाए।
लेकिन सैंशिया की जिद थी कि वो मास्टर का बदला लेगी और उसके गोली चलाने के ठीक पल में पहली ही गोली उसके सीने को पार कर गई। ये दृश्य स्नाइपर ने देख लिया। हालांकि वो बच्चों को नहीं मारता, लेकिन लेम का ऐसा कोई उसूल नहीं था, क्योंकि जब वो खुद युद्ध भूमि में था, साथ ही सैनिक ऐसे ही बच्चों के हाथों मारे गए थे। और यह सब नजारा अंधेरे में दुबके हुए योना ने अपनी आंखों से देखा। आज कोको और उसकी टीम एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर अफ्रीका में डिलीवरी के लिए जा रहे थे। तभी अचानक कोको को उसके भाई कास्पर हेकमत्यार का फोन आया। वो पास ही के किसी जहाज पर सवार था और कोको से मिलना चाहता था। फोन काटते ही कोको ने तुरंत अपने लोगों को निर्देश दिया, योना को कमरे में ले जाओ और उसे कुछ सिखाओ। बात साफ है, उसे मेरे भाई के सामने बिल्कुल नहीं लाना है। उसे इस बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। शांति से जाओ और काम पर ध्यान दो। योना, माना कि पिछली बार तुमने पढ़ाई से जी चुराया था, पर असल में तुम्हें विज्ञान साइंस में दिलचस्पी ही नहीं है। वैसे क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो तुम ठीक से सीख ही रहे हो। दूसरी तरफ कास्पर को पता चला कि कोको अफ्रीका जा रही है, तो उसने उसे एक खबर दी। सुना है कि चीनी मूल का एक हथियार तस्कर अफ्रीका में हथियार बेच रहा है। उसकी किसी स्थानीय गिरोह से भी मिलीभगत है। अफ्रीका पहुंचकर कोको का उससे आमना सामना तय है, इसलिए कास्पर ने उसे सतर्क रहने की चेतावनी दी। बात खत्म कर वो टॉयलेट की ओर गया, पर देखो इत्तेफाक, उसी वक्त योना भी वहां पहुंच गया। बस फिर दोनों का सामना वहीं हो गया। इन दोनों की दुश्मनी की दास्तान शुरू होती है 3 महीने पहले से। तब योना एक बाल सैनिक चाइल्ड सोल्जर हुआ करता था। उसे और उसके साथियों को फ्रंट लाइन पर युद्ध के लिए भेजा गया था। उस समय कास्पर का गुर्गा गास्बर्ट सेना के साथ हथियारों का सौदा कर रहा था। हालांकि मौखिक रूप से समझौता हो गया था, लेकिन डिलीवरी लेना थोड़ा मुश्किल था। उन्हें पहले एक बारूदी सुरंग माइंस वाला इलाका पार करना था, इसलिए सेना ने योना के साथियों को पकड़ा ताकि उनसे बारूदी सुरंग वाले इलाके में आगे चलकर रास्ता साफ करवाया जा सके। इसी वजह से योना के दिल में सबके लिए नफरत भर गई। फिर उसने एक काली अमावस की रात को अकेले ही पूरे बेस को तबाह कर दिया। गास्बर्ट ने उसे रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की, पर योना ने सीधे उसके सिर में गोली मार दी। जैसे ही योना वहां से निकलने वाला था, मौत का साया उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। फिर एक पल की देरी, कमरा धुएं से भर गया। चिगाडा नाम का एक भाड़े का सैनिक मर्सिनरी प्रकट हुआ, जिसने योना को जमीन पर पटक दिया। बाद में उसे कास्पर की मौजूदगी में लाया गया। भले ही योना ने गास्बर्ट को मार डाला था, लेकिन कास्पर को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं थी। और कास्पर का उस बेस के साथ सौदा करना दरअसल उन्हें अंदर से खोखला करने के लिए था। योना की उस हरकत ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद ही की और उनका काम पूरा हो गया। अब कास्पर को योना जैसे लड़के में गहरी दिलचस्पी होने लगी थी। वो देखना चाहता था कि क्या मौत का डर उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देगा। इसीलिए उसने योना के बाकी साथियों को वहां से हटा दिया और उसे कुछ दिनों तक सी कंटेनर में कैद रखा। उस दौरान योना ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन खौफ के कारण उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। कुछ दिन बाद कास्पर उसके पास आया और बताया कि उसके गांव पर हमला करने वाला दुश्मन जिसने हथियारों को हथियार दिए वो खुद कास्पर ही था। यानी कि अंत में उसे कास्पर के सामने झुकना ही पड़ा और उसने उसके साथ सौदा कर लिया। शर्त ये थी कि कास्पर उसके साथ ही बाल सैनिकों की रक्षा करेगा, तब तक वो उसका वफादार नौकर बनकर रहेगा। और फिर बाद में कास्पर ने योना को कोको को सौंप दिया। इसी बीच दूसरी ओर कोको पर नजर गड़ाए हुए CIA एजेंट स्केरक्रो भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। वो कास्पर द्वारा बताए गए चीनी हथियार तस्कर चेंग गुओमिंग से बातचीत कर रहा था। वो जानता था कि वो आदमी भी एक हथियार तस्कर है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ दबाव वाले तरीके से ही उसे खुद मानने पर मजबूर करना है। सरकार से और पैसा निकलवाने का बढ़िया बहाना। काश चेंग गुओमिंग इसे खाने वालों में से नहीं था। तभी एजेंट को फोन आया और वो कमरे से निकल गया। वो सीधे उसके हाथ लग गया। बेचारा दरवाजे की रखवाली करने वाले लड़ाकू दिग्गज आधे मरते मरते बचा। फिर दोनों ने लंबा रास्ता पकड़ा। दूसरी तरफ कोको और अन्य अंततः दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जैसा पहले से तय था, कोको ने मियामी डॉक्टर से मिलने का इरादा किया। यह आदमी रोबोट का माहिर है, सैन्य मामलों में उसका बड़ा नाम है और खूब इस्तेमाल भी होता है, लेकिन खुद वो तो सच्चा पक्का तितली प्रेमी है। अरे ये सुनते ही कि पहाड़ों में तितलियां दिख रही हैं, उसने तुरंत कोको को हवा में उड़ा दिया और बॉडीगार्ड्स लेकर मोंटेनेग्रो से रवाना हो गया। जब कोको को ये खबर मिली तो वो जरा भी हैरान नहीं हुई, लेकिन इससे उसका ध्यान जरूर खींच गया, क्योंकि कुछ वक्त पहले एक लाठी टेकने वाला एशियाई अक्सर मियामी से मिलने सचिव को साथ लाता था। इससे उसे झट से याद आ गया वो हथियार व्यापारी जिसका जिक्र कास्पर ने किया था। फिर कोको वगैरह हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे तो सोचा नहीं था वहां फिर काली से सामना हो गया। पिछली बार अलग होने के वक्त माहौल ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर की दोस्ती कायम थी। कोको को बस थोड़ा अचरज हुआ, काली ने तो अफ्रीकी बाजार छोड़ने की ठान ली थी। तभी चेंग गुओमिंग बैठक में आ गया और कोको को साथ डिनर पर चलने का न्योता दिया। उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। मुड़कर उसने लेहम से कहा कि पूरी लड़ाकू तैयारी कर लो और डॉक्टर की सुरक्षा पक्की रखो। फिर सब लोग निकल पड़े गहरे पहाड़ों की तरफ। उसी वक्त बेचारा छिपा हुआ आदमी पहाड़ों के बीच घात लगाए बैठा था। पिछली बार उसका कास्पर से एक बार सामना हो चुका था और उसके आदमी मार दिए गए थे। इस बार वो किसी तरह हिसाब चुकता करना चाहता था। कोको से अपना बदला निकालने का मौका ढूंढ रहा था। हालांकि उन्होंने जाल बढ़िया बिछाया था, लेकिन हथियारों के मामले में जॉन की सतर्कता भारी पड़ गई। उसने सीधे चिल्लाकर डॉक्टर को आगे खुली जगह में गोली चलाने को कहा। बेचारा घात लगा दुश्मन एकदम भड़क गया और समझा कि उनकी घात पकड़ी जा चुकी है। तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। तभी दुश्मन का घुसपैठ वाला प्लान वहीं ध्वस्त हो गया, बस यूं ही फेल हो गया। बेचारे की बंदूक थामे मुद्राही वाल्मेट को उस दुश्मन की याद दिला गई जिससे उसकी रगों में नफरत भरी थी और वो पूरा पागल हो उठा। अगले ही पल वो झपट पड़ा। साथियों की गोलीबारी की आड़ में तेजी से बेचारे के पास पहुंचा और नजदीक की लड़ाई में उतर गया। दूसरी तरफ डेरा डाले मियामी ने उस अजीब सी गोलीबारी की आवाज सुन ली और अंदाजा लगाया कि शायद कोको उधर उसे ढूंढने आया है। असल में मियामी रोबोट पर रिसर्च इसलिए नहीं करता था कि कोई बहुत बड़ा कॉमर्शियल हथियार बनाए, मगर जब किब्यूमी इकट्ठा हो गई तो चाहो या न चाहो वह भी खींचकर उस खेल में शामिल हो ही जाता था।
उसी वक्त कोको 5 सितारा होटल में चेन गोमिंग के साथ डिनर कर रही थी। दोनों ऊपर से तो बड़े मीठे बन रहे थे, असल में अपने अपने दल के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घास फूस का आदमी कमरे में सुनने वाला यंत्र लगा चुका था और वह अपने साथी शांगला के साथ दोनों की बातचीत सुन रहा था। सेनराती इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। आखिर कोको और चेन गोमिंग दोनों ही हथियारों के सौदागर हैं। एक गलत चाल और पूरा दस्ता डूब जाता। दोनों को यहीं फंसना था। बीच में ही सीट छोड़ दी। सेनराती को कच्चे खिलाड़ी का आदेश मिला, पीछे जाकर खबर लगाओ। सोचा भी नहीं था कि पकड़ा जाऊंगा। दूसरी तरफ वेलमेट के साथ हाथापाई करके यकीनन वही दयनीय ग्रैपलिंग टेक्निक इस्तेमाल हुई जो उस टीम के लोगों की थी जिन्होंने उसे तबाह किया था। एकदम वैसी ही। तभी उसने तय किया कि उससे सारी कड़ी उगलवा ली जाए और योना वगैरह इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मन की लड़ाई को पूरी तरह कुचल दें। बहुत जल्दी बेचारा हवा में लटक गया। वेलमेट ने भले ही उसकी जान नहीं ली, लेकिन चाकू से उसकी एक बांह उड़ा दी और एक टांग भी। वेलमेट को उस वक्त याद आया जब टीम को खत्म किया गया था। बेबस तुरंत उसका पूरा जिस्म दर्द से करा उठा। तभी लेहम ने उसकी सोच काट दी और बता दिया कि दुश्मन दस्ता अब खत्म हो चुका है, अब पीछे हट जाना चाहिए। मजबूरन वेलमेट को छोड़ना पड़ा और आगे पूछताछ जारी रखनी पड़ी। लेकिन जाते जाते उसने मुंह खोल दिया। बेचारा ड्रैगन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में की छाप, तुम पर मौत का निशान लग जाएगा। इस मोर्चे पर जंग खत्म होते ही कोको और चेन गोमिंग की फोन पर बातचीत बिना तय हुए ही शुरू हो गई। लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। कोको मुस्कुराते हुए विदा करने लगी, लेकिन चेन गोमिंग का चेहरा सख्त और स्याह था। तुरंत अपने माताहतों को स्नाइपर संभालने का आदेश दिया। सिर्फ कोको ही नहीं, सीएई के एजेंट भी। वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अफसोस, वो एक चाल से मात खा गया। कोको पहले ही भांप चुकी थी कि वो पिछली चाल चलेगा, इसलिए सीएई के साथ सौदा कर लिया और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से निकल भागी। इस टकराव का एक दौर फिलहाल थम गया। कोको अभी मियामी से भी बात करना चाहती थी। कौन जाने, घर का शेर भी कभी कभी दांव गलत खेल देता है। और फिर वो समुद्र किनारे जाकर सीपियां खोदने चला गया। आंखों के सामने भी कोई नहीं पकड़ में आया। कोको के पास बस निकल जाने के अलावा रास्ता नहीं था। पहले ब्रिटेन जाकर नए ऑर्डर निपटाने होंगे। इस बार कोको का मकसद बिना लोगों वाले ड्रोन को ब्रिटेन की सेना को बेचना था। लेकिन जब वो टेंडर मीटिंग में पहुंची तो उसे एक बेहद मुश्किल प्रतिद्वंदी मिला। मारिया। कभी वो म्यूजिकल स्टेज की अभिनेत्री थी, लेकिन पति के मरने के बाद उसी की छोड़ी हुई पहचान और नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो हथियारों की कारोबारी बन गई। दूसरे दिन जब कोको ब्रिटेन की ऊंची कमान से सौदा पक्का करने जा रही थी तो पता चला कि मारिया पहले ही बाजी मार चुकी है। वो साफ तौर पर रफ्तार से जीतना चाहती थी। यहाँ तक कि इटली के अखबारों में भी कोको की योजना लीक कर दी गई। असल में वो सोच रही थी इस माल को इटली वायुसेना के स्क्रैप के तौर पर निपटा दे और उसे सीधे ब्रिटेन को बेच दे। इसके अलावा ब्रिटेन से तनाव में चल रहे देश ऐसे भी कुछ खास कहने को नहीं बचता। लेकिन ऐसी पोल खुलने के बाद ब्रिटेन के लिए भी यह सही नहीं रहा। फिर कोको से खरीदारी क्यों की जाए? आखिर में सस्ता तो मारिया ही पड़ती। लेकिन क्या कोको इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं। उसने ठान लिया था कि दांव भी लगाएगी और हिसाब भी लेगी। मारिया की साजिश ध्वस्त कर दो, फिर लेम लोगों को वाइट कंट्री ले जाएगा। कोको और बाकी लोग होटल में ही रुके रहेंगे और बीच बीच में कुछ कचरा ईमेल भेजेंगे, उनकी नजरों को भटकाते रहेंगे और फिर फोन करते वक्त यही कहेंगे कि इस जंग को छोड़ना है। मारिया लगातार कोको का फोन टैप कर रही थी, लेकिन कोको के एक भी शब्द पर उसे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो एक अभिनेत्री है। कोको असली है या नकली, ये समझना बहुत आसान था। इसलिए उसने सोचा फिर वाइट कंट्री के बड़े लोगों से बात की जाए और उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए अपना फैसला खुद करने दिया जाए। लेकिन नतीजा सोचा भी नहीं था। फिर भी कोई तिकड़म निकाल ली। कोको ने पलटकर बिना पायलट वाला विमान जर्मनी और गिनी को बेच दिया और एक झटके में वाइट कंट्री की धड़कनें तेज कर दी। इसके अलावा उसने आर्थिक जंग भी छेड़ दी। वाइट कंट्री की एक सैन्य कंपनी के शेयर जबरन खरीद लिए। कमाल के लोग थे। ये उससे सीधा धंधा करने के मूड में नहीं थे। वो तो सीधे मेज पलट देती। मारिया ने कोको की काबिलियत देख ली थी और उसे बंदरगाह पर मिलने बुलाया ताकि बात की जा सके। लेकिन जिस कंपनी को खरीदा गया था वो साफ साफ ये बात निकलने वाली नहीं थी, इसलिए एक स्नाइपर तैनात किया गया कोको की हत्या करवाने के लिए। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया और कोको के लोगों ने सबको देर कर दिया। मरते मरते कोको ने मारिया से कहा, उसकी इज्जत रखते हुए, कि अगर तो वो उन्हें 5% से ऊपर की कीमत पर वो शेयर वापस खरीदने दे सकती है। मारिया ने बात समझ ली और मान गई। तुरंत उसकी शर्तें स्वीकार कर ली और इसका मतलब ये भी था कि कोको ने इस जंग में पूरी तरह बाजी मार ली। बस कुछ ही दिन गुजरे, कोको समेत सब लोग समुद्र पर लौट आए। काम न होने की वजह से सब लोग छुट्टियां मनाने लगे, इधर उधर घूमते हुए। लेकिन पुरानी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। बात बस इतनी थी कि कोको के लोगों को पढ़ाई में किसी ढील की इजाजत नहीं थी। आज जिस शख्स ने उसे ट्यूशन दी वो मौर था, बाकी टीम के दिग्गजों से अलग। वो बस एक आम सिपाही थी। जिस देश में वो पहले थी वह भी बहुत शांत था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक हादसे की वजह से उसका साथी मर गया और उसे यूनिट से निकाल दिया गया। वो अभी उलझन में ही थी, तभी कोको ने उसे पर्सनल गनमैन बनने का ऑफर दिया। तनख्वाह भले ही पहले से 3 गुना थी, लेकिन मौर बच्चों को वजह समझा नहीं पाए कि आखिर एक ईमानदार फौजी वजह भला कैसे हथियार कारोबारी की गनमैन बन गई। उसे बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ा कि सैन्य नौकरी की वजह से उसे दुनिया भर में घूमना पड़ता है। कोको को ये बात पता चली तो उसने भी उसे दोष नहीं दिया। बस मौर से यह चाहा कि वो भलमन साहस बनाए रखते हुए अपने साथियों के सामने गर्व भी महसूस करे। रात का खाना खा लिया। कोको ने सबको आगे का काम समझा दिया। अब अगला कदम था हथियारों को कार्गो प्लेन से ती गणराज्य के एक स्वायत्त क्षेत्र में पहुंचाना। लेम को कुछ अजीब सा अंदेशा हुआ, क्योंकि कोको जब भी हवाई जहाज में बैठती थी तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती थी। और सच में अगले ही दिन मुख्यालय से आदेश आ गया कि कोको सामान की डिलीवरी के साथ साथ बचाव चिकित्सा टीम को भी वहां भेजे। लेकिन बात यह थी कि हर देश ने पहले ही साफ मना कर दिया था कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। ऐसा तो पकड़ा गया, चाहे मेडिकल टीम ही क्यों ना हो। खतरा उनकी जान भी तनी हुई रस्सी पर है। लेकिन ऊपर से आया हुक्म कोको ने ठुकराया नहीं, बस मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। फिर मेडिकल टीम को कार्गो वेयरहाउस में शिफ्ट किया और उसे हथियारों की तैनाती मान लिया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, गणराज्य पिछले 14 साल से लगातार जंग में है और हालात हर दिन और भड़कते गए। यहाँ तक कि मिलिशिया संगठन बालोन भी उभर आया, जिसका सरगना डारागोन कहलाता था।
जो अपने पिता को गणराज्य का जनरल बताता था। जलाओ, मारो, लूटो, कोई भी पाप छूटे नहीं। और हर बार जब वो घिर जाता, पिता उसे रिश्तों की आड़ में बचा लेते। अगर वो इस मामले में दखल देता तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता। जितना डरोगे उतना ही कुछ न कुछ निकल आएगा। हवाई अड्डे पर भीड़ में फंसा हुआ डारागोन ने सैनिकों के साथ विमान को घेर लिया और कहा कि वो उनके केबिन की जांच करेगा। कोको उनकी जिद का सामना कर रही थी। मेडिकल टीम का इंचार्ज पीएल अचानक बिना बोले खड़ा हो गया। वो शिष्टाचार दिखाना चाहता था, लेकिन सामने वाले कमीने इंसान ही नहीं थे। उसके बाद पूरी करने से पहले ही 2 बंदूकें तन गईं। डारागोन जैसे ही उसे गोली मारने वाला था, लेम ने उसकी बंदूक उड़ा दी। फिर कोको से पूछा कि अब क्या करें। तेज रफ्तार गोलियों की बारिश में डारागोन की टुकड़ी का लगभग सफाया हो गया। वो खुद भी बुरी तरह जख्मी था। आखिर में उसे पीएल को पकड़कर भागना पड़ा। अगले ही पल वियतनामी बंदूक की नाल उसके सामने आ गई और वो पिस्तौल निकालने ही वाला था। तभी कोको ने उसे टोक दिया और डारागोन के जाने को बस खामोशी से देखती रही। बाद में गणराज्य की नियमित सेना का मेजर पूरी तरह टूटने की कगार पर था। इतना जिद्दी आदमी भला कैसे होगा जो दुश्मन की जमीन पर भी बंदूक ताने खड़ा हो। कोको को ये जरा भी हैरानी नहीं हुई। जरूरत आन पड़ी तो निकलने का रास्ता भी निकाल ही लेती है। डारागोन के गुस्से की तासीर को देखते हुए उसने अंदाजा लगा लिया कि वह जल्द ही लोगों को लेकर लौटेगा और उनके पास एयर डिफेंस हथियार भी कम नहीं थे। कौन जानता, अभी मिला हुआ एयर सपोर्ट अभी नीचे भी गिरा दिया जाए। तभी माओ जियान एक तोप के साथ विमान पर कूद पड़ा। मेजर बस यही चाहता था कि इस झुंड के पागलों को जल्दी से रवाना कर दे, तो उसने हामी भर दी। फौरन सब लोग काम की तैयारी में लग गए। उधर डारागोन ने भी अपनी टीम से संपर्क किया और एयर डिफेंस ऑपरेशन की योजना तैनात की। शाम ढलते ही बालों के लोग बेस को घेर चुके थे। कार्गो विमान के उड़ान भरते ही उन्होंने तुरंत मिसाइल दाग दी, लेकिन कार्गो विमान में जैमर लगे थे, तो वे चाहे जितना निशाना लगाते लग ही नहीं रहे थे। नीचे की यूनिट पर गोलाबारी पल भर में धुएं की राख बन गई। फिर कोको ने मेडिकल टीम को नेमिंग के पास पहुंचा दिया और बताया कि यह ट्रांसपोर्ट मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उन सबको सकुशल पहुंचाएगी, तो पीएल की भी ठीक से देखभाल होनी चाहिए। इस पर कोको ने पलटकर सीए से संपर्क किया और पूछा कि क्या उन्हें 5 मिलियन का डारागोन की इंफॉर्मेशन खरीदनी है। आखिर ये लड़का नामी तस्कर है। अगर सीए उसे पकड़ ले तो बड़ी कामयाबी होगी। घास काटने वाले लोग बस मुफ्त की सवारी चाहते हैं, तो उसने सौदा ठुकरा दिया। नतीजा ये कि उसने फोन अभी काटा ही था और कोको ने शांगराती से संपर्क किया। सौदा तय हो गया। अब माल तैयार करने की बारी है। लेम ने तुरंत लोगों को ड्रैगन पर धावा बोलने भेज दिया। गाड़ी के तय जगह पहुंचने का इंतजार करो। वो तुरंत लैंडमाइन उड़ा देगा, सिर्फ ड्रैगन की सवारी वाली गाड़ी को छोड़कर। बाकी सब उड़ जाएगा और वो भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। ये खबर घास फूस जैसे लोगों तक पहुंच गई। वो पैसे नहीं उड़ाना चाहता था, इसलिए उसे खर्चा करना पड़ा, वरना फिर बात होती ही नहीं पकड़ धकड़ की। सैनिकों की तस्करी वाली खबर बाहर चली गई। सी ए की भी सरेआम फजीहत हो जाएगी। इसके बाद ड्रैगन को वहीं रोके रखा गया। चुपचाप सी ए के आने और माल उठाने का इंतजार किया और कोको ने मोटा मुनाफा कूट लिया। काम भी हो गया और वो निकल भी गई। सिर्फ रास्ते की सनसनी और झटके के अलावा इस बार तो सीधा पक्का मुनाफा था। गणतंत्र के ऑर्डर खत्म होने के बाद कोको को फिर ब्लैक हैंड के हथियारों का ऑर्डर मिल गया, तो लोगों ने भी पुराने धर्रे पर सिक्योरिटी का काम ठीक से संभाल लिया। किसे पता था, आधी रात के बाद फालमेट अचानक बिना कुछ कहे चली गई। असल में पिछली बार अफ्रीका से लौटने के बाद उसने सांग्रा तेरे के हवाले कर दिया था अपने दयनीय बॉस की जांच पड़ताल। अब तो उसके पास सबूत भी इकट्ठा हो गए थे। उस वक्त फालमेट ने वी और टीम में हिस्सा लिया था, लेकिन अफ्रीका में दुश्मन के घातक हमले में फंस गई। आखिरकार सिर्फ वही एक जिंदा बची, एक सैनिक परिवार से आने वाली। ऐसा अंजाम फालमेट को बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन ऊपर वालों की पूछताछ झेलते झेलते वह रिटायर होकर घर लौटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। और उसी वक्त कोको उसके सामने आ गई और उसे दूसरी राह दे दी। सच के प्रति उसकी जिद, जिसने फालमेट को कोको के साथ चलने का फैसला दिला दिया। और अब जब उसे आखिरकार अपने दुश्मन की पहचान पता चली, तो इस सफर को यहीं खत्म करने का वक्त था। अगले दिन कोको को फालमेट नहीं दिखी, तो उसने अंदाजा लगा लिया कि वह जा चुकी है, लेकिन दिल की वो कमी अब भी रह गई थी और उसने जॉनन को भी भेज दिया। इसी बीच 3 कातिलों की एक छोटी टीम कोको की हत्या की सुपारी लेकर पहुंच गई। साधारण पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि कोको के आसपास के लोग मामूली नहीं हैं। कम से कम तीनों में से कोई भी उनके सामने टिकने वाला नहीं था, इसलिए एक एक करके तोड़ना ही पड़ेगा। और उनका पहला निशाना पुराना ब्लैक हैंड का उगो था। दूसरी तरफ फालमेट ने जब जॉनन को देखा तो उसे वापस भेजना चाहा, लेकिन जॉनन ने जिद पकड़ ली कि वह साथ चलेगा, तो उसे भी साथ लेकर वो अफ्रीका लौट आए। सांग्रा तेरे की जांच के मुताबिक बेचारे बॉस चेन कोमिन सी देश का एक मेजर था। उसने जो वेस्ट सी ग्रुप बनाया था, ऊपर से देखने में वो एक ट्रेड कंपनी थी, असल में वो गंदा खेल चलाने वाला एक अलग ही विभाग था। जब अकेली बंदूक ने फालमेट को ढेर किया, उसकी टीम का अजीबोगरीब आदमी वही था। सांग्रा तेरे तक को लगता था कि यह आदमी लड़ाई का पागल है। बस अफसोस, बाद में वो घायल हो गया और उसे पीछे हटकर दूसरी पंक्ति में जाना पड़ा। उसी समय सालमेट के दोनों लोग अफ्रीका लौट आए। ड्राइवर ने सुना कि वे तांग लोग वाली गली में जा रहे हैं, तो उसने अच्छी नीयत से चेतावनी दे दी कि वहां मिलिशिया जैसे खतरनाक लोग जुटे हैं, हम जैसे बाहरी लोग वहां जाएं तो जरा संभल कर। वालमेट ने ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया। उसने फिर भी अपनी असली योजना छोड़ी नहीं और शाम तक बात पहुंची। क्लाइंट ब्लैक हैंड को माल पहुंचाने गया। किसने सोचा था ये लोग इतने बेधड़क निकले कि पहले से तय सोने को जहर से बदल दिया। ये समझो, वो तो पूरा युद्ध का सौदागर था, या एक जहर भरा नश्तर भी हो सकता है। लियू शाहुआ कुछ नहीं कहते, बस अपने लोगों से कहो कि इस काली पार्टी को साफ कर दें। हत्यारा इस पूरे सीन से नजरें फेर लेता है। जब फालमेट और योना वहां नहीं थे, उसे लगा कि यह वार करने का बढ़िया मौका है। उस रात
वो होटल में घुस गई। दो आदमी कोको के दरवाजे पर तैनात थे और उसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे, जिसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। लेम और ओगो पहले ही हमले का शिकार हो चुके थे, जान पर बनाई थी। लेम और उस आदमी की मुठभेड़ में ओगो ने उठकर पलटवार किया और सीधे कंक्रीट की दीवार को चीर डाला। कोको के सामने पहुंचते ही हालात थोड़े असहज हो गए, माहौल थोड़ा अटपटा था। हत्यारे को वहीं निपटा दिया गया। कोको ने तुरंत ओगो को भागने को कहा, लेकिन नीचे तहखाने में एक और बंदा छिपा बैठा था। फिर दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई। कोको का भाई पहले काली पार्टी के सरगना के लिए ड्राइवर था। गाड़ी चलाने की उसकी स्किल कमाल की थी, पूरी शाप। इस वक्त वो पीछा झेल रही थी और सीधे ड्राइवर का सिर उड़ा दिया। एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से हत्यारे के साथ गोलियां चला रही थी। आखिर में हत्यारे की गाड़ी का कबाड़ हो गया। बंदा लगभग चक्कर खाकर देर हो गया। तभी कोको ने मोबाइल उसके सामने फेंक दिया और बता दिया कि उसके सारे साथी पहले ही जाल में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ फाल्मेट ने योना को परेशान न करने के लिए खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी, लेकिन योना को पहले ही शक हो गया था और उसने सच में खाया ही नहीं। उसके कमरे से निकलते ही वो उसके पीछे पड़ गई। फाल्मेट अकेले दाइशिंग है कंपनी के दफ्तर पहुंची। दो तलवारें और एक पिस्तौल लेकर भीतर घुस गई। चेंग गोमिंग ने बाहर की हलचल भांप ली और अपने एक आदमी लिटिल ली को रोकने भेज दिया। वो ऊंचाई से फाल्मेट पर निशाना साधे था, लेकिन योना ने पीछे से उसे गोली मार दी। योना की आड़ में फाल्मेट आखिरकार शहर के गेट वाले ऑफिस तक पहुंच गई, जहां वो दफ्तर था। उस दिन वो बहुत समय से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। चेंग गोमिंग से बदला लेने के लिए वो लगातार खुद को घिसती रही, यहाँ तक कि अब वो चालें भी चेंग गोमिंग जैसी मारने लगी थी। नतीजा साफ था, सब समझ में आ गया। फाल्मेट ने अपना बदला पूरा कर लिया। बेचारी को जब खबर लगी और वो दौड़ती आई तो सामने चेंग गोमिंग की लाश पड़ी थी। गुस्से के नशे में उसने गाड़ी दौड़ाकर फाल्मेट का पीछा किया। फाल्मेट ने योना को बचाने के लिए बीच में पिस्तौल तान दी और योना ने दया के माहौल में आते ही उसके सीने में गोली उतार दी। लेकिन मजे की बात यह थी, योना की इमरजेंसी सर्जरी की वजह से फाल्मेट को एक जान और मिल गई। कोको खुश थी कि वो जिंदा लौट आए, लेकिन जैसे ही उसे उस बेचारी औरत का ख्याल आया जो सिर्फ जिंदा ही नहीं थी बल्कि उनकी नजर बचाकर हॉस्पिटल से भाग भी निकली थी, उसे दवाइयों का बिल भरने में मदद करनी थी, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। अब जब फाल्मेट का बदला खत्म हो चुका था, उसने तय कर लिया कि वह ऐसे ही कोको के पास बनी रहेगी और आगे भी उसकी सेवा करती रहेगी और एक हथियार कारोबारी की यह यात्रा जारी रहेगी। और यहाँ तक मिलिट्री ड्रामा खत्म। यह एनीमे भले ही जंग की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन युद्ध बेचने वाली कोको का मकसद असल में हथियारों से जंग को दबाना है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में जहाँ कमजोर को ताकतवर निगल जाता है, सिर्फ सभी पक्षों की सैन्य ताकत को संतुलित करके ही बड़े पैमाने की जंग को रोका जा सकता है। जैसा कि उसने शुरू में योना से कहा था, वो हथियार सिर्फ दुनिया की शांति के लिए बेचती है। ये यकीनन नेस्ट का सबसे बड़ा हथियार कारोबारी है और अब सैन्य ताकत से पांचों महाद्वीप निगलना चाहता है। तीनों महासागरों पर कब्जा, एक ही के दम पर महाशक्तियों के बीच का संतुलन बनाए रखना और फिर बड़े पैमाने की जंगों को कम करना, ताकि असली दुनिया में शांति लाई जा सके। बस एक बार तुम जरा हाथ से निकल गए तो दुनिया की शांति खत्म समझो। ये कहना ही पड़ेगा, इस युद्ध सुंदरी क्वीन का दूसरा सीजन और भी ज्यादा धमाकेदार है। जब से चेंग गोमिंग को फाल्मे ने मार डाला, बेचारा अफ्रीका में ही छोड़ दिया गया। जब लौटने को घर भी ना हो तो रास्ते में मिले मियामी डॉक्टर, उसे घर ले जाकर सेक्रेटरी बना लिया। आखिर इतनी मारकाट झेल चुका बंदा अब बहुत कम ही मिलता है। कुछ समय और बीत गया। मियामी उस बेचारी को सोलोमन द्वीप समूह ले आया। तभी कोको वगैरह समुद्री अड्डे पर थे, आखिरी उपग्रह के प्रक्षेपण के गवाह बनते हुए। ऊपर से तो ये बस एक सपोर्ट सिस्टम लगता है, वैश्विक उपग्रह स्थिति निर्धारण प्रणाली का। असल में यह अमेरिका की लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में मदद करने वाली एक निजी कंपनी है और जैसे ही यह ऊपर जाएगी, अमेरिका की पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पकड़ हो जाएगी। तब चाहे कम्युनिकेशन हो या जंग, सब उनके ही हाथ में होगा। घास फूस वाले ब्रुक को मॉनिटरिंग के जरिए ये दृश्य भी दिख गया और उसने फोन करके उसे एक बार चेतावनी भी दे दी। वो कोको और मियामी को परेशान कर रहा था। सीआईए को कोई परवाह नहीं, लेकिन यू योजना पर असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अब उपग्रह प्रक्षेपण सफल हो गया। सब लोग खुशी से झूम उठे। सिर्फ जोना का मन उलझा हुआ था। अभी अभी हुए धमाके के शोर में उसने कोको और मियामी को देखा, चुपचाप कुछ कहते हुए। उसकी सहज वृत्ति ने बताया, ये बहुत खतरनाक चीज है। रेनार्ड एक मेल न खाता हुआ सूचना अधिकारी बनकर कोको की निजी सेना में घुसा सीआईए का अंदरूनी आदमी है और यू योजना का भी हिस्सा है। उस दिन जब वो ब्रुक के साथ सूचना का लेन देन कर रहा था, उसने कहा कि कोको पर पिछला हमला करने वाले 3 लोगों का ग्रुप सीआईए ने हायर किया था, लेकिन ब्रुक को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यू योजना की असली बुनियाद कोको को लाना है, ना कि उसकी जान लेना। इसलिए उसने वापस जाकर जांच करने का फैसला किया कि आखिर वो अंदर का गद्दार कौन है। इसके बाद ब्रुक ने रेनार्ड से कोको के बारे में उसकी राय फिर पूछी। उसकी इतने सालों की निगरानी के आधार पर उसे लगा कि कोको एक बहुत डरावनी औरत है, कोई भी उसकी सोच को पढ़ नहीं सकता और उन बदनाम अपराधियों से अलग। कोको ग्रे जोन में चलती है, लेकिन फिर भी पानी के भीतर चलती पनडुब्बी की तरह वो पूरी तरह से एक अजूबा है, लेकिन कम से कम अभी उसमें इंसानियत की एक बूंद बाकी है। ब्रुक भी इसी बात से सतर्क था और उसकी सहज वृत्ति ने उसे चेताया। और दूसरी तरफ कोको एजेंट सागर में छुट्टियां मना रही थी और साथ ही जोना से सीआईए के बारे में बात कर रही थी। उनके पास जासूसी संभालने के 4 काम हैं: सूचना इकट्ठा करने वाला जिम्मेदार,
ऑपरेशन सपोर्ट जिम्मेदार, विशेषज्ञ जिम्मेदार और सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार जिम्मेदार। पहले तीनों की कोको को कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर आखिरी वाले से सामना हो गया तो वह भी लौटकर जमीन पर नहीं भागेगी, क्योंकि यह पूरा झुंड स्पेशल फोर्स से ही तो आया है। जंग के लिए जरूरी हर हुनर में माहिर कह सकते हैं। इन्हें झेलना बड़ा मुश्किल है और उनमें से एक को हेक्स कहा जाता है। कोको को लगातार काटती रहती थी। जो पहले उस पर हमला करने वाला 3 लोगों का किलर स्क्वाड था, वह भी हेक्स की ही रखी हुई थी। जब उसे अपने इंटेलिजेंस वाले साथी से पता चला, यू प्लान की असली जड़ कोको को भर्ती करके समुद्री दैत्य की इंटेल नेटवर्क पर और पकड़ बनाने के लिए, ताकि सेना की लड़ाकू ताकत बढ़ाई जा सके। हेक्स के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, क्या यही स्पीड है? काम वगैरह कोई मायने नहीं रखता, भले ही बॉस का ऑर्डर तोड़ना पड़े, पहले सामने वाले को खत्म करना है। इस औरत हेक्स से नफरत नहीं हो तो क्या हो। सीआईए के अंदर उसे डायन कहा जाता था। बंदा सच में पागल है। आज कोको के साथ लोग यूरोप में माल पहुंचाने जा रहे थे। परिचित सा नजारा देखकर रेनार्ड खुद ब खुद पुरानी बातें याद करने लगा। तब वो अभी एक सिपाही था। सीआईए और सेना के बीच गहरी मिलीभगत की वजह से उसे ब्लेक के हाथों में सौंप दिया गया। इंटेल इकट्ठा करने के लिए ब्लेक का एक और नाम था कठपुतली मास्टर, क्योंकि वह चेतावनी का फायदा उठाकर मशहूर हुआ था। उसी ताकत के दम पर भी वह लगातार ऊपर चढ़ता गया और ताकत हासिल कर ली। बाद में उस छोटे कस्बे में मिलिशिया का दंगा भड़क उठा। आम लोग हों या सिपाही, जरा भी संदेह हुआ तो सबको मार दिया जाता। कोई बात नहीं सुनता। उस वक्त रेनार्ड को इंटेल देने वाला एक परिवार बस थोड़ा और बचता तो मिलिशिया उन्हें मार डालती। ब्लेक वक्त रहते वहां पहुंच गया और उन्हें वहां से निकाल लिया। इसीलिए रेनार्ड उसके लिए बहुत आभारी था और फिर सीआईए के काम में लग गया और अंत में कोको के साथ अंडरकवर काम करने लगा। आइक्स भी ब्लेक की तरह कभी स्पेशल फोर्स का एक मेंबर रह चुका था। उस वक्त अमेरिका के बड़े लोग एक महिला स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का इरादा रखते थे, लेकिन बाद में राजनीति की वजह से वह रद्द कर दिया गया। हेक्स, जो सबसे उम्दा कैडेट थी, तरक्की के बाद भी ऊपर वालों ने उसे फिर से दबा दिया। फिर सीआईए की भर्ती के वक्त उसी समय हेक्स को खींचकर अंदर ले लिया गया। ब्लेक ने उससे बात की थी और पाया कि हेक्स सच्ची देशभक्त है, लेकिन ये लगन देश की बार बार की गद्दारी के बाद भी टेढ़ी होती चली गई। वह डरावने अंदाज की किलिंग मिशन पर उतर आया और एक बार कानून तोड़ने की कगार तक पहुंच गया। ब्लेक ने हेक्स को बेकाबू होने से रोकने के लिए कीमतदार हथियार डीलरों को खत्म करवाया, इसीलिए उसे यू प्लान में शामिल होने को कहा गया। लेकिन अब लगता है चाहे ताज पहन लो, पागल की फितरत नहीं बदलती। तब ब्लेक ने हेक्स को फोन किया और चेतावनी दी कि कोको पर हाथ मत डालना, पर उसे क्या पता था कि हेक्स का इरादा जॉन को मारकर कोको को पूरी तरह तोड़ देने का था। और हेक्स और कोको की जड़ें सालों पुराने एक युद्ध के मैदान से जुड़ी थी। तब दोनों तरफ भीषण जंग छिड़ी थी। हेक्स की टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ था और कोको ने भी अपने खास साथी आइक्स को खो दिया था। और उसी दिन से उसने मास्क पहन लिया। चाहे हालात कितने ही भयानक क्यों ना हो, वो हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखता है। कुछ वक्त बाद कोको मारिया के पास माल पहुंचाने गई। दूसरे ने उसे बताया कि सीआईए का ब्लेक पहले ही उसकी टोह ले चुका है, अब थोड़ा सावधान रहना। ड्यूटी के वक्त कोको नया हथियार लेकर आए, यानी अब से पूरी टीम को वही इस्तेमाल करना होगा, सामान्य मैगजीन और गोला बारूद। फिर लेम के इंतजाम के तहत सब लोग अभ्यास से हटने लगे। कोको एक तरफ बैठकर फाइलें सुलझा रही थी, तभी अचानक रेनार्ड ने आवाज लगाई। उसे पता था कि सामने वाला जब सैनिक था तो वो सीआईए से कभी बात कर चुका था, इसलिए उससे पूछा कि क्या वो हेक्मत्यार को जानता है। रेनार्ड को इस आदमी की कोई खबर नहीं थी, लेकिन कोको का चेहरा देखकर ही समझ गया कि यही वो शख्स है जो उसे आग लगा देगा। उसे पहले वाले 3 हत्यारों की टीम की याद आ गई और वो तुरंत समझ गया कि यह सीआईए के आदेश के खिलाफ है। भाड़े के हथियारे रखने वाला आदमी हेक्मत्यार ही है, इसलिए ब्लैक से कहा गया कि इस आदमी को यू प्लान से बाहर निकाल दो। लेकिन ब्लैक के लिए हेक्मत्यार और रेनार्ड एक जैसे थे, दोनों उसके अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ थे, इसलिए वो हेक्मत्यार को नहीं रोक सकता था कि वो जोना का बदला न ले। रेनार्ड को यकीन ही नहीं हुआ। तुरंत ब्लैक से कहा गया कि हेक्मत्यार के पागलपन को रोको, क्योंकि जोना के लिए उसे रोकना ही था कि वो राक्षस न बन जाए। अगर हेक्मत्यार को जोना पर हाथ डालने दिया गया तो यू प्लान ही नहीं टूटेगा, बल्कि कोको का पागलपन भरा जवाब भी आएगा। ब्लैक के फिर से हिचकने के बाद रेनार्ड की बातों से प्रभावित होकर वो तुरंत हेक्मत्यार की लोकेशन और प्लान उसे लीक कर गया और तभी कोको पहले ही प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। हेक्मत्यार के छिपने की जगह की ओर रेनार्ड को जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं हुई। वो होटल लौटकर हथियार लेने दौड़ा। दूसरी तरफ जोना को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत कोको का हाथ पकड़ लिया और कहा कि साथ वाले से संपर्क करो, लेकिन फोन अभी तक जुड़ा भी नहीं था और दोनों पर घात लगाकर हमला हो गया। जोना को थोड़ी सी अज्ञात दवा भी इंजेक्ट कर दी गई। पूर्वी मोर्चे की चाल के हिसाब से रेनार्ड वहां पहुंच गया और दोनों को धक्कर कार तक पीछे हटाया। यहीं पर उसने कोको की असली पहचान भी साफ कर दी और बताया कि जब हेक्मत्यार को निपटा दिया जाएगा तो वो खुद ही चला जाएगा। इसके बाद रेनार्ड कोको को धक्के हुए दूसरी कार के पास छिप गया, लेकिन उसी वक्त जोना के शरीर में दवा का असर शुरू हो गया और उसका पूरा शरीर जवाब दे गया। ब्लैक चाहता था कि वो उसे न रोके, क्योंकि वो पक्के तौर पर मानता था कि कोको राक्षस बन जाएगी और देश के लिए खतरा बन जाएगी। ब्लैक की मदद से टेक्निकल लोगों ने गाड़ियों के स्मार्ट लॉक बंद कर दिए। रेनार्ड जल्दी से कोको और जोना को कार में चढ़ाने में लग गया ताकि वे जल्दी से यहां से निकल जाएं और उनके निकल जाने के बाद शिकार खो चुके हेक्मत्यार ने पूरी तरह होश खो दिए। ब्लैक ये दृश्य देखकर खामोश रह गया और इस समय कोको की टीम ब्लैक के गुप्त संदेश के मुताबिक छिपे हुए स्नाइपर को खत्म कर चुकी थी। बस हेक्मत्यार समेत अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। लग रहा था खेल अब हाथ से निकल चुका है। हेक्मत्यार को बस वापसी का आदेश देना पड़ा, लेकिन रेनार्ड की मौत कोको के गुस्से को और भी भड़का गई। उसने हथियार कंपनी की इंटेल नेटवर्क का इस्तेमाल किया और हेक्मत्यार की छिपने की जगह पता चलते ही तुरंत एक बम वर्षक भेजकर बदला लिया।
हेकमत्यार अब भी सोच रहा था कि यह तो राहत की बात है, तभी उसने देखा कि बम वर्षक ने ढेरों गोले बरसा दिए। कोको ने रेनाट को दफना दिया था, इटली के तट के किसी समुद्री किनारे पर। जोनाह ने भी फूलों का चढ़ावा खरीदा, उसे अपनी और कको की हिफाजत करने के लिए शुक्रिया। सोचा ही नहीं था ब्रूक्स भी वहां आ पहुंचा। रेनाट की पुरानी बात याद करके उसे यकीन न करना पड़ा, जोनाह कको की जंजीर में जकड़ा हुआ ताला ही है। रात को कको ने रेनाट की सबसे पसंदीदा शराब कब्र के सामने रख दी और फिर धन्यवाद बोलने के बाद यहाँ से चली गई। इसी बीच दूर इंडोनेशिया में धंधा करने वाले कास्पर को ऐसा जबरदस्त झटका लगा जो पहले कभी नहीं लगा था। रोनन परिवार असल में उसका पुराना ग्राहक था, लेकिन जापान की किसी रहस्यमयी कंपनी की दखल से दूसरे ने उसके साथ धंधा करने से साफ इनकार कर दिया। लगता है वो उनकी हथियार कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर खदेड़ना चाहता था। कास्पर ने अपने देश में भी जांच करवाने को कहा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें जापान में शर्तों पर खरी उतरने वाली कोई कंपनी नहीं मिली। लगता है उसके धंधे में अड़ंगा डालने वाला कोई भूत ही है। बस यूं ही मजाक में नहीं, कास्पर को उस दुश्मन से लड़ने की खुजली हो उठी, लेकिन अकेले उससे निपटना आसान नहीं था। इसलिए उसने कको और उसकी टीम को जापान बुला लिया। उधर कको ने भी अपने साथियों को रेनाट की शहादत के दुख में डूबने से बचाने के लिए कास्पर का न्योता मान लिया। बारमेल को भी कुछ चिंता थी कि कहीं जोनाह और कास्पर की मुलाकात हो गई तो फिर क्या होगा। इस पर कको ने जरा भी फिक्र नहीं की, क्योंकि जोनाह अभी कास्पर से मिलने के लिए बेताब था। उस रात सेगिदा और बाकी लोग चुपके से एक विला में घुसे और रोनन के स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की हत्या कर दी और मौके को अपहरण जैसा दिखा दिया। लेकिन कास्पर समझ गया कि दिल के अंदर गड़बड़ रखने वाला इंसान एक नजर में ही बात भांप लेता है, देखते ही समझ जाता है कि किसने खेल किया, और उसे चाहिए था यही असर। अगले दिन सब लोग एयरपोर्ट पर मिले। कभी जोनाह का साथी रहा एक पूर्व सैनिक। कास्पर ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे गाड़ी में बिठाकर इंटरनेशनल स्कूल ले गया, साथियों को जंग से दूर। खुश चेहरे के साथ देखते ही नाना ने आखिरकार चैन की सांस ली और कास्पर पर भी कुछ भरोसा हो गया। फिर दोनों वापस कॉफी शॉप लौट आए। कास्पर ने बताया, इस बार दुश्मन है जापान का रक्षा मंत्रालय और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की C2 टीम, जो ठीक उसी तरह है जैसे तोजो का पुराना मालिक। C2 टीम का मौजूदा चीफ, जिसका नाम है हिनोकी इचिज, कभी तोजो का बॉस था और आधा गुरु भी कह सकते हैं। लेकिन बाद की किसी मिशन में तोजो को उनके संगठन के कामकाज की आदत नहीं थी, तो उसने इस्तीफा दे दिया और कूदकर कास्पर की हथियार कंपनी में चला गया। अब वो फिर से कोको का आदमी बन गया है। तोजो का मानना था कि हिनोकी की जिद्दी फितरत को देखकर लगता है अब तक उसमें जरा भी बदलाव नहीं आया, लेकिन कास्पर ऐसा नहीं मानता था। जापान का मामला कोको को सौंपने के बाद कास्पर यागा सिटी गया। वहां C2 टीम का अड्डा था और उसे जाकर वहां दबाव बनाना था। कोको को तब कुछ चिंता हुई, आखिर सामने वाला पुराना मालिक था और उसे डर था कि तोजो कड़ा दिल न दिखाए। इस पर तोजो ने कहा कि उसने बहुत आगे की सोच ली, क्योंकि अब बॉस बदल चुका था। बॉस की सर्विस तो पक्की रखनी है और इधर का ट्रीटमेंट भी कमाल है। पुराने घटिया दिन, उसके प्यार में पड़ना वाकई बेकार था। फिर डोजो ने यानो को फोन किया। उम्मीद है वो कापियन से दक्षिण एशिया तक जा सके। लाइन पर मामला संभाल लो, क्योंकि वे तो पहले ही शुरू कर चुके हैं। S2 यूनिट को खत्म करने की तैयारी है। यानी यह तो सामने से खुली धमकी है, लेकिन डोजो का मकसद असल में बस एक और पुष्टि करना था। इस बार के मामले में S2 यूनिट का हाथ था और सच में यानो ने इनकार नहीं किया और फोन काटने के बाद उसने बाकी सदस्यों से संपर्क किया। मूल की योजना सिर्फ कापियन पर थी, लेकिन अब वो कोको को भी साथ लेकर निशाना बनाएगा। इसी बीच उधर डोजो ने भी साथी को S2 यूनिट की हालत का एक छोटा सा परिचय दिया। ये दस्ता असल में अमेरिका की खुफिया एजेंसी के समर्थन से बना था। मकसद था वहां जहां अमेरिकियों की एंट्री बैन थी, खुफिया जांच चलाना। लेकिन क्योंकि यह एक सीक्रेट टीम थी, वो आम रास्ते से बजट मांग ही नहीं सकती थी, तो जुगाड़ लगाकर अपने ही सिक्योरिटी दल के अमेरिकी सैन्य खरीद खर्च पर टिक गई। S2 यूनिट शुरू में जब बनी थी तो वो एक ट्रेडर के रूप में काम कर रही थी। जैसे जैसे हथियारों का धंधा बढ़ता गया, S2 यूनिट को फिर फंड की जरूरत नहीं रही और वो और ज्यादा स्वतंत्र हो गई। और फिर 1997 तक डिफेंस डिपार्टमेंट की खुफिया शाखा के दोबारा संगठित होने के बाद बहुत कम लोग जानते थे कि वे अब भी मौजूद हैं। इसीलिए कापियन ने उन्हें भूतों की टोली कहा था। जहां तक यानो की बात है, डोजो मानता था वो बिल्कुल बेदाग जासूसों का माहिर है। इतना ही नहीं, अपनी कमाल की काबिलियत की वजह से उसे जापान का अकेला मास्टर जासूस कहा जाता था। इसलिए डोजो चाहता था कि कोको जरा संभल कर रहे, वरना पल भर में खेल उलझ सकता था। लेकिन डोजो ने सोचा भी नहीं था कि उसी रात उसे यानो का फोन आ गया और उसने उनसे विस्तार से बात करने को कहा। कोको तो यूं ही सीधे ये सोचने वाली नहीं थी कि ये लोग डर गए हैं, पीछे हटने का फैसला कर लिया है। तो उसने अपने लोगों से कहा, हथियार संभालो और होंग मेन दावत में चलो। और कापियन की तरफ उसने भी S2 यूनिट वालों से मुलाकात की। उसने कोको से साफ कहा, फायदा निकालना होगा। अगले ही पल तलवारें खींच गईं। कापियन ने बिजली की तरह वार टाल दिया और फिर किंजादा वगैरह की बातों के बीच वो होटल से बाहर निकल गया। इस दौरान S2 यूनिट के कई लोग अभी भी उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन कापियन को जो चीज चुभी वो ये थी कि वो उनकी ताकत अच्छी तरह जानता था। फिर भी उन्होंने और लोग भेज दिए मरने के लिए। क्या यानो उसे हल्के में ले रहा है? इसी बीच कोको की टीम तय जगह पहुंच गई, लेकिन एहतियात के साथ कोको खुद आगे नहीं गई। उसने पहले जॉन को भेजा कि जाकर हालात जांच ले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उलटफेर हो जाएगा। डोजो ने यानो को फोन किया, कोई उठा नहीं। तय जगह पर भी कोई नहीं था। कोको को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत जॉन को वापस बुलाने को कहा। नतीजा, वापसी के रास्ते में ही उसे छिपे हुए S2 सदस्य मिल गए।
आदमी मौके पर ही देर हो गया। डोंगजो भी घायल हो गया, लेकिन अभी काम पहले है, पहले यहाँ से निकलना होगा। इस वक्त कोको वगैरह सुरंग से भाग रहे थे, पीछे एस2 दस्ते के पीछा करने वाले थे। डोंगजो ने हालात समझे और पीछे से ओवरटेक करने का फैसला किया ताकि चांदनी साइड से फायर सपोर्ट दे सके। सबकी तालमेल भरी कोशिश से गाड़ी आखिर सुरंग से निकल गई और उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। ऊपर बैठे फार्मेट ने एक झटके में फायर झाड़ दिया और पीछे पीछा कर रही गाड़ी को सीधे उड़ा दिया। खतरा टल गया। डोंगजो का फोन भी लग गया। उसने पूछा योना कहाँ है और अब क्या करने वाला है। HCLI की ताकत, SR दस्ते की ताकत। अब मुझे तस्वीर साफ हो गई, लेकिन वे फिर भी चाहते थे, इसलिए उन्हें दे दिया। इससे डोंगजो को न सिर्फ क्यूबा में उस वक्त किए मिशन की याद आई, क्योंकि मौके पर जापानी लाशें छोड़नी थी, इसलिए योना ने साथियों को बेच दिया और उन्हें दुश्मन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन बाकी टीम ने न सिर्फ उसे रोका नहीं, बल्कि काफी हद तक मंजूरी भी दी। ये बात डोंगजो को पच नहीं सकी, तो बेस लौटकर उसने इस्तीफा सौंप दिया। सोचा भी नहीं था, सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे और उसे कास्पर ने भाड़े का सिपाही बना लिया। और इन 2 दिनों के अनुभव ने डोंगजो को कास्पर की बातों की सच्चाई समझा दी गहरी तरह से। योना जैसे जिद्दी आदमी के लिए आखिरी चुनाव दरअसल संगठन छोड़ना था और अकेले भाग निकलना। जल्दी ही लोग योना के निशान पर थे और बहामास तक पहुंच गए, जहां पहले सबकी बुरी हालत थी। लेकिन कोको तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मुस्कुराते हुए योना को सलाम कर रही थी। डोंगजो की शंका के जवाब में बस इतना ही कहा गया कि असल में इसलिए कि दोनों तरफ अपना मनचाहा फायदा मिल गया था। SR दस्ते ने पूरे मोर्चे पर कार्रवाई की। अब कोई कास्पर के धंधे में अड़ंगा नहीं डालता। और योना की तरफ भी उसने अपने साथियों के लिए हथियार लेकर लड़ने की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। लेकिन उसके दिल में मलाल नहीं था, ऐसा भी नहीं जैसे शुरू में था। SR दस्ते की स्थापना सिर्फ इंटेल जमा करने के लिए थी, लेकिन हथियारों ने संगठन की शक्ल ही बदल दी। आखिरकार सबको मौत की राह पर ला खड़ा किया। तो योना समेत सब लोगों के लिए डोंगजो के इस्तीफे का फैसला किसी गद्दारी की नाराजगी नहीं था, बल्कि उसकी हिम्मत की दाद थी कि वो अपनी बात पर कायम रहा और अपने लिए ज्यादा सही भविष्य तलाशने निकला। अलग होते वक्त योना ने डोंगजो से कहा कि तुम जरूर फिर यहाँ लौटना, तब वो अपनी सारी तकनीक उसे सौंप देगा। और वहां सिर्फ एक ही आदमी बचेगा। आज कोको की एक टीम इराक पहुंची, लेकिन मिशन हथियार बेचना नहीं था, बल्कि एक स्कूल के बच्चों तक राहत सामग्री पहुंचाना था। आखिर हथियारों के सौदागर भी थोड़ी इमेज मैनेजमेंट तो करते ही हैं। उस दौरान लोगों ने लेम के वीरतापूर्ण अतीत की बातें की। वो एक आर्किटेक्चर परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा होकर वो इमारतें उड़ाने के लिए मशहूर बम एक्सपर्ट बन गया। 10 साल पहले की एक खाड़ी युद्ध में उसकी मुलाकात संयोग से हुई, अभी भी स्पेशल फोर्स में तैनात लेम से, और उसने उनके साथ मिलकर एक केमिकल फैक्ट्री को उड़ाने का मिशन किया। तब खुफिया जानकारी पूरी नहीं थी, बस एक धुंधली फोटो थी। इसलिए जब टीम फैक्ट्री में घुसी तब पता चला कि साथ लाई गई बम काफी नहीं थी। और फिर ठीक उसी वक्त लेम की सूझबूझ चमकी और फैक्ट्री में पहले से मौजूद केमिकल बमों का इस्तेमाल करके उसने चेन एक्सप्लोजन कर दी और सबको मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने दिया। बाद में सब लोग लेम की तकनीक की तारीफ करते नहीं थकते थे, और लेम खुद जब उसने लेम जैसे लोगों को देखा तो एक बार में 100 को धूल चटाने वाले उस हुनर से वह भी बेहद प्रभावित हुई। तो उसने मेहनत से तरक्की की और लेम की ही स्पेशल यूनिट में शामिल हो गई। लेकिन उस समय वो पहले ही यहाँ नहीं था। बाद में लेम उसे ढूंढने भी गया। लेम ने भी एक शब्द नहीं कहा और सीधे कोको के साथ काम पर लग गया। बात ये थी, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। सुना था कि ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी है। कोको ने इसे जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन भाड़े के सैनिकों ने ऊपर से हाँ में हाँ मिलाई और अंदर से उल्टा चाकू घोंपा और बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और लोग मर गए। कोको को ये बात बहुत खली। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और उस भाड़े की टोली की धुनाई कर दी। बाद में सब लोग गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते रहे। बस भाड़े की कंपनी वाले उस तरफ, दुभाषिया नासाल को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन उसके वहां रुकने का मकसद जरूर कुछ साफ नहीं था। हालांकि लेम सुपर सिपाही जैसा था, लेकिन कोको का खतरा भी उससे कम नहीं था, क्योंकि टीम में कोको को छोड़कर वही FBI की ब्लैकलिस्ट में था। रहा सवाल वजह का, तो वह बहुत सीधी थी। बम बनाने की उसकी महारत कमाल की थी। बस दुश्मन की लाइनें थोड़ा सा बदल दो तो वही उसके काम आ जाती थी। जो लोग पहले कोको को बंधक बनाने के लिए बम बेचते थे, उनमें से आधे से ज्यादा को लेम ने फंसा दिया था और अपनी ही बनाई बमों में मर गए थे। लेम की यह बात सुनकर नासाल ने भी फिर कोको को हुक्म देना छोड़ दिया। सबने थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से सफर शुरू किया। अचानक लेम को आगे असामान्य गतिविधि दिखी। उसने सबको गाड़ी रोककर इंतजार करने को कहा, फिर खुद आगे जाकर जांच की। लेकिन उसकी उम्मीद से अलग सड़क किनारे सचमुच एक बम था। तो उसने अपना टूल बैग निकाला और उसे बदलना शुरू किया। और आगे छिपे भाड़े के सैनिकों को इस बात की रत्ती भर खबर नहीं थी। वो तो अभी भी सोच रहे थे कि पीछा करते साथियों के साथ मिलकर कोको को आगे पीछे से घेर लेंगे। नतीजा ये हुआ कि लेम वगैरह ने उनकी गाड़ी सीधे उड़ा दी। इस समय आगे लगाए गए आदमी बम चालू करना चाहते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ, मिलिशिया वाले भारी नुकसान में पड़ जाएंगे। पहले भी उन्हें हवा में उड़ाने की खबर दी थी नासर ने। झूठ का तुरंत फुरत पर्दाफाश हो गया, जिसने उन लाशों के बीच आदमी की ओर इशारा किया था। मिलिशिया कंपनी का मुखिया था, तो वेरी ने बम को उसी पर बांध दिया। पूरी दुनिया वेरी की इस बमबाजी कला से सन रह गई। मन में यही था कि अब इस ग्राहक को कभी नहीं छोड़ सकते। थोड़ी ही देर बाद कोको की फंडिंग से बना दूसरा निर्माण स्थल। सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, लेकिन CIA को सबसे ज्यादा शक इस बात पर था कि इस रिसर्च सेंटर की सुरक्षा बेहद कड़ी है।
सीधे घास छीलने वालों को बता दिया कि इसमें जरूर कोई साजिश है। वो सिंगापुर जाकर गहराई से जांच करवाना चाहता था, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया। मजाक कर रहे हो? वो अकेला ही चला गया। अगर बात बिगड़ गई तो सीधा जान से हाथ धो बैठेंगे। और ठीक तभी संदेश मिलने पर ब्रेक ने घास छीलने वालों को फोन किया और रिसर्च सेंटर की हालत पूछी, लेकिन अफसोस घास छीलने वालों को भी कुछ पता नहीं था। बस इतना कहा कि जांच जारी रहेगी। फिर मियां ने प्यारे और योना को पहाड़ों में तितलियां पकड़ने भेज दिया। योना को एक बात बहुत अजीब लगी, वो कि वो और कोको आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन मियां ने कहा कि यह एक राज है, अभी उसे बता नहीं सकते। मिलिट्री सेरेमनी खत्म होने के बाद कोको और उसकी टीम ने मियां को अलविदा कहा। जाते समय कोको ने कहा कि अभी योजना बस आखिरी कदम पर है, भले ही कुछ लोग पहले ही भाग चुके हों, फिर भी कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अगले दिन ब्रिटेन का हथियार व्यापारी काली मियां से हाल पूछने पहुंचा। हालांकि उसने अभी कोको की योजना पर हाथ नहीं डाला था, लेकिन उसका मन कह रहा था कि जब कोको आखिरी पजल टुकड़ा भी जोड़ लेगी तो दुनिया की जंग का ढांचा उलट पुलट हो जाएगा। उसने काली जैसे हथियार व्यापारी को देखकर सोचा अब क्या करे और कैसे करे। काली ने मियां की बातों में भविष्य के हालात की झलक देख ली और मन ही मन परेशान होते हुए पहले से दिमाग खपाने लगा। ये काम नहीं किया तो क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। कुछ दिन और बीत गए। काशीबाई ने फिलीपींस में भाषण दिया और कोको की योजना का पर्दा उठ गया। उनके पहले छोड़े गए सैटेलाइट को आधार बनाकर उनकी सेवा लेने वाली सेना खरीदी जा सकती थी, बहुत कम दाम पर, और सेना की विदेशी तैनाती की क्षमता बढ़ाई जा सकती थी। इसका मतलब ये भी था कि निजी कंपनियां पारंपरिक युद्ध की जगह ले लेंगी और अपनी ताकत दिखाएंगी। युद्ध की बुनियाद भी निजी हाथों में चली जाएगी। और आला कमान ने भी काशीबाई का भाषण देखा, लेकिन वो कोको के रवैये पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। अगर यह मामला सच में इतना जरूरी था तो वो इसे नजरअंदाज क्यों कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद कोको ने अपनी निजी टीम को आदेश दिया कि शहर में फंसी भौतिकी की डॉक्टर एलेना को बंधक बना लें। वो क्वांटम भौतिकी की विशेषज्ञ है और पहले इस देश के सैन्य शोध अड्डे पर संबंधित शोध भी कर चुकी है। इससे अलग अलग देशों के उच्च स्तर पर कोको की चाल को लेकर सतर्कता बढ़ने लगी। घास छीलने वालों की हलचल पर सिंगापुर ने कोको वगैरह का पीछा किया और उसकी जांच में मिली जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले से कोको पहले ही अपनी संपत्ति का सफाया कर रही थी, नई बनी फैक्ट्री में पैसा डालकर। ये बात यहाँ तक कि कोको की हथियार कंपनी के सब निशान मिटा दिए गए थे, इसलिए घास काटने वाले भी पकड़ सकें। ये तथाकथित खिलौना फैक्ट्री बिल्कुल आसान नहीं थी। इसी बीच दूसरी तरफ कोको जापान आए, एक कंपनी में 10 मिलियन का निवेश किया और सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। और उसे जो चीज चाहिए थी वो इसी कंपनी में बना क्वांटम कंप्यूटर चिप्स था, फोटो क्रिस्टल, नैनो पार्ट्स। डील खत्म हुई। कोको और बाकी लोग फिर अमेरिका गए तो दिनों और ब्लेक को अंदाजा भी नहीं था कि वो यहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने साफ समझ लिया कि कोको का मकसद क्या है, इसलिए उसे चेतावनी दी कि हद से ज्यादा आग मत उगलो। एक बार सेना की लाइन पार की तो अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोको की योजना अब काउंटडाउन में जा चुकी थी, अब पीछे हटना नामुमकिन था। जहां तक ब्लेक की बात है, वो व्यवस्था तोड़ रहा था। इस पहले से ही पटरी से उतरी दुनिया में व्यवस्था अवस्था क्या, वो तो कब की टूट चुकी है। ऐसा है तो क्यों न एक नई व्यवस्था तय कर ली जाए, नए युग के जन्म पर एक सलाम ठोक दिया जाए। अमेरिका के एयरपोर्ट से निकलने के बाद कोको और उसकी टीम का कहीं पता नहीं चला। शांगला वाले इलाके में भी उनका सुराग नहीं मिला। ब्लेक को ऐसे मोड़ से जरा भी हैरानी नहीं हुई। इसके बाद कोको की चाल के हिसाब से उसके अगले ठिकाने का अंदाजा लगाया गया, शायद बहामा। इसी वक्त CIA के एक और एजेंट ने मुंह खोला, कोको की योजना का अंदाजा लगाते हुए। शायद उसका रिश्ता क्वांटम कंप्यूटर से है। ऐसी चीजें तो सिर्फ साइंस फिक्शन में मिलती हैं। बस कुछ सेकंड में वो बाकी कंप्यूटरों का काम खत्म कर सकता है। हजारों साल की गणना, इतना ही नहीं, सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से प्रोसेस हुई जानकारी और सीक्रेट्स भी क्वांटम कंप्यूटर के सामने बस एक खाली कागज जैसे। यानी ऑपरेटर के पास अगर थोड़ा भी दिमाग हो तो मिसाइल तक को कंट्रोल कर सकता है। अपने लोगों की बात सुनने के बाद ब्लेक को ख्याल आया, बहामा की नौसेना बेस के नीचे एक सीक्रेट रिसेप्शन सेंटर है और अंदर एक टॉप क्लास हैकर बंद है। उसका नाम है लेरा, अप्लाइड मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक्सपर्ट, जो कई सरकारी सिस्टमों में घुस चुका था, लेकिन कोई निशान न छोड़ने की वजह से उसे लकी रैबिट फुट कहा जाता था। दूसरी तरफ कास्पर को पिछली कॉल मिली, क्योंकि कोको के अमेरिका जाने के बाद उसका कोई सुराग नहीं बचा था। पता नहीं क्या गड़बड़ कर रही थी, लेकिन कास्पर ने कुछ भी पूछ लिया तो भी नहीं जाना। वैसे भी जान ले तब भी वो कुछ कहने वाला नहीं था। बात वही थी जैसे कोको हाल में कंपनी के निकाले हुए फॉर्मूले से नफरत करती थी। इसी बीच कोको इस तरफ अपनी टीम के साथ उसे बांधने की योजना बना रही थी। रूस का हाल का हुक्म। सवाल उठे, आखिरकार पहले वाली कोको बिना किसी वजह के कभी बुरा काम नहीं करेगी, लेकिन कोको ने उसे वजह नहीं बताई। बस यही चाहती थी कि सब अपने ऊपर भरोसा करें, अपने कर्तव्य के तहत। सभी ने एक सुर में कहा। ने जबरन लेरा को पकड़ लिया, लेकिन जब उन्हें अमेरिकी सेना की हरकतों का शक हुआ तो वे बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तुरंत सील टीम के सदस्यों को भेज दिया बहरीन की ओर, कोको की टीम के पीछे पड़ने के लिए। ऊपर से हवाई निगरानी विमान के इंफ्रारेड स्कैन से लेम वगैरह के निशान बिना किसी छुपाव के कमांडर के सामने आ गए। इससे लेम वगैरह की फायर पावर एक झटके में दबा दी गई और उसी वक्त कोको ने भी ड्रोन भेज दिए और ऊंचाई से दुश्मन के निगरानी विमान को गिरा दिया। मगर सेना का कमांडर बस डिजिटल सूचना श्रृंखला पर स्विच कर सका और सामने वाले को लोकेशन की जानकारी देता रहा, लेकिन उसे क्या पता कि ये तो कोको के पत्ते में ही था। ऐसी चाल
कंप्यूटर चुपचाप बिना आवाज के दुश्मन कमान की दी हुई जानकारी में हेरफेर कर रहा था। जब तक सैनिकों को गड़बड़ी का एहसास होता तब तक वे बहरीन के सैन्य अड्डे के बाहर पहुंच चुके थे। इससे न सिर्फ लेम वगैरह के निशान गायब हो गए, बल्कि स्थानीय सेना की नजर में आने से भी बचना पड़ा कि वे चुपके से घुसे थे। कह सकते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। और दूसरी तरफ लेम वगैरह ने सुरक्षित रूप से बेस की ओर वापसी की। रूस पहले तो कोको की हरकतों से सहमत नहीं थी, लेकिन ये समझते ही कि उसके पास दूर तक जाने वाली फौजी ताकत है और वो किसी भी साथी को नहीं छोड़ने वाली, तो उसने तय कर लिया कि कोको का पीछा आखिर तक करेगी। इसी बीच कोको ने जोना से एक सवाल किया, क्या उसे अभी भी ये दुनिया पसंद है? जोना ने कहा कि पसंद है, हालांकि हर दिन लड़ाई में ही बीतता है, लेकिन यही तो काम है और उससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता, और वो फिर किसी साथी को कुर्बान होते नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ घास के लोग और ब्लेक को सेना की कार्रवाई नाकाम होने की खबर मिली तो उनके चेहरों पर मजबूरी की मुस्कान आ गई। एक को कोको को पकड़ना था, एक को कोको को घेर कर अपने काम लाना था, मगर पलटकर खुद ही मात खा गए और हाथ कुछ न लगा। कुछ दिन बाद कोको की टीम बंदरगाह पर पहुंची। तब उसने आखिरकार अपना प्लान बता दिया। वो था उपग्रह से आसमान को ताला लगाना, फिर क्वांटम कंप्यूटर से स्वर्गीय ठंडे रास्ते के मुताबिक इंसानों के व्यवहार पर एक एक कर पाबंदी लगाना और जबरन शांति लागू करना, इंसानों और फौज को जड़ से अलग कर देना। कोको मानती थी कि उससे कोई गलती नहीं हुई। जब से वो हथियार व्यापारी बनी है उसने मौत बहुत देखी है। कह सकते हैं कि इंसानी लालच तय कर चुका है कि दुनिया की लड़ाई रुकने वाली नहीं। उन जगहों पर भी जहां पहले नजर नहीं जाती थी पानी के संसाधनों को लेकर भड़क चुकी जंग अब शुरू हो चुकी थी। 10 साल के भीतर ये जरूर एक विश्वयुद्ध का रूप ले लेगी। पहले विश्वयुद्ध में 4 करोड़ लोग मारे गए, दूसरे में 67 लाख लोग मरे, और अगर तीसरा विश्वयुद्ध भड़क उठा तो मौत का आंकड़ा उससे भी कहीं बड़ा होगा। ये सब सोचकर कोको बहुत दुखी हो गई। उसे जंग से नफरत थी, इंसानियत की जान छीनना, इंसानियत से और भी ज्यादा नफरत, अपनी हवस के लिए इस दुनिया को धुएं और बारूद में झोंक देना। इसलिए कोको ने तय किया कि वो इस दुनिया में शांति लाएगी, चाहे इसकी कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जब कास्पर के पास से जोना ने उसकी कहानी सुनी थी, कोको को लगा कि उसे अपना हमख्याल मिल गया और उसने भविष्य की अपनी योजना पूरी करने की सोची। उस दिन वो जोना से यह बात अपनी आंखों से दिखाना चाहती थी, जिस साफ सुथरे आसमान को उसने कभी उससे छीन लिया था। उस पल जब वो टूट गया था, जोना को लगा कि निर्दोष लोगों की जान लेना सही नहीं है, लेकिन वो कोको की बात का भी विरोध नहीं कर पाया। ये दुनिया शायद सच में बहुत गड़बड़ है। इसलिए जोना ने भागने का रास्ता चुना, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे कास्पर ने उठा लिया। अब जोना के पास जाने को कोई जगह नहीं थी, उसे बस कास्पर के साथ सफर पर निकलना पड़ा। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है। उसकी जिंदगी लड़ाई और बारूद से भर गई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा कोको पहले कह चुकी थी। दुनिया लोहे और आग से बनी दूसरी परत जैसी है। जोना का दूर जाना कोको को कुछ तकलीफ दे गया, लेकिन मियां ने उसे समझ लिया। आखिर जोना अभी भी बच्चा था, मामले को देखने का उसका नजरिया अभी भी कुछ मासूम सा था। लेकिन लेम जैसे मौत और जिंदगी दोनों देख चुके बड़े लोग सब ने कोको का साथ चुना। कुछ समय बाद मियां ने कोको को बताया कि हाल ही में 2 लोग उसके बैंक खाते की जांच कर रहे हैं। एक है CIA का अफसर ब्लेक, दूसरा स्पेशल रिसर्च सेक्शन का प्रीम, यानी वही अफसर जिसने पिछली बार बहामास में हेडेस टास्क फोर्स की कमान संभाली थी। दोनों को सबक सिखाने के लिए कोको ने ब्लेक को फोन किया और साफ कहा कि ऊपर वाले को शक है कि तुमने मेरी मदद की है। यही वजह है कि हेडेस टास्क फोर्स का मिशन नाकाम हुआ। अगर फैसला अपने सिर पर नहीं लेना चाहते तो अभी हवाई जहाज पकड़कर उत्तर अफ्रीका आ जाए और मुझसे ठीक से बात कीजिए। ब्लेक के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन यह मामला खुद एक जाल था। कोको ने पलटकर उत्तर अफ्रीका के स्थानीय हथियारबंद संगठनों से संपर्क कर लिया और उन्हें बताया कि एक अमेरिकी एजेंट आने वाला है। उन्हें तैयार रहने को कहा। उसी समय अमेरिकी नौसेना को भी खबर मिल गई कि उत्तर अफ्रीका में एक खुफिया कर्मचारी को जबरदस्ती रोका गया है। इसलिए बचाव अभियान शुरू करने का फैसला हुआ। जैसे ही ब्लेक विमान से उतरा, उस पर हथियारबंद संगठन ने हमला कर दिया। अगले ही पल अमेरिकी नौसेना पहुंच गई और उसे बचा ले गई। बाद में ब्लेक ने पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की और आखिर समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया था। कोको ने क्वांटम कंप्यूटर के जरिए टीमों के बीच की एनक्रिप्टेड जानकारी बदल दी और तीसरी पार्टी की कार्रवाई पर भी दूर से नियंत्रण कर लिया। इसका मतलब ये था कि अब कोको के हाथ में पूरी दुनिया की खुफिया जानकारी थी। ब्लेक को रोंगटे खड़े करने वाला एहसास हुआ और साथ ही गहरी इज्जत भी हुई। लेकिन उसका अंदाजा था कि इस बार कोको की चाल में वो अकेला नहीं और भी लोग फंसेंगे। और सच में अमेरिका में दूर खड़ा प्रीम कोको की चाल में आ गया। इंटेलिजेंस स्टाफ की गुप्त हत्या के आरोप में पलटकर 2 साल बीत गए। जैसा कि कोको ने तब कहा था, दुनिया भर में जंग की आग भड़क उठी। शुरू में जो 70 लाख जिंदगियां जोना किसी हाल में स्वीकार नहीं कर सका था, वो देखते ही देखते गोलाबारी में खत्म हो गई। इससे हर बार उसे याद आता तो उसका मन और उलझ जाता और क्वांटम कंप्यूटर की ताकत से CIA की तरफ से भी अब कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। कोको से जुड़ी खुफिया जानकारी तो खरपतवार की तरह कास्पर उससे चिपक गया। लेकिन काश भले ही सगे भाई बहन ही क्यों ना हो, कास्पर भी कोको की योजना को जरा भी नहीं समझ पाया। 2 साल बाद आज तक तभी उसे धीरे धीरे एहसास हुआ आज कास्पर बस सही मौके पर था कि उसे कोको का निजी काम मिल गया और साथ में निजी दस्ते को भी ले आया। वो न्यू सोवियत के नंबर 2 अंतरिक्ष अड्डे पर पहुंच गया। हालांकि साल के इस समय कोको ने शुरू से कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया था, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में सुधार फिर भी रुके नहीं थे। इस रॉकेट पर जो लगा है वो उनका नया विकसित किया हुआ कंप्रेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है। बस उसे अंतरिक्ष में दाग दो, कोको की योजना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी।
रॉकेट को उड़ते देख सबके चेहरे खिल उठे। कास्पर भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे लगा कि कोको का ख्याल काफी भोला है। और कोको से बात खत्म करने के बाद कास्पर यहां से निकल गया। किसे पता था, गाड़ी आधे रास्ते में ही जोनाह ने अचानक यहीं से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। कास्पर समझ गया, वो बात को समझ चुका है और कोको के पास लौटने की सोच रहा है, इसलिए उसने उसे रोका नहीं। गाड़ी से उतरने के बाद जोनाह ने समझबूझ में अपनी शार्प शूटर राइफल भी निकाल ली। कहें तो ये बड़ा मजेदार है, जो इंसान हथियारों से सख्त नफरत करता है वही हथियारों को छोड़ भी नहीं पाता। 2 दिन बाद जोनाह रेगिस्तान पार कर रहा था। भूख और प्यास से बुरा हाल था। तभी उसे सड़क किनारे एक दुकान दिखी, लेकिन उसे स्थानीय भाषा नहीं आती थी। एक पल को समझ नहीं आया क्या करे, और तभी पीछे से रूस सामने आ गया। दोनों ऐसे मिले जैसे बरसों बाद मिले यार हों। वो आलस में जोनाह के साथ सीधे दुकान की तरफ चल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लेहम वगैरह भी यही हैं। जोनाह की वापसी से सब बहुत खुश हो गए। कोको भी एक छोटी सी पार्टी करना चाहती थी, लेकिन अफसोस अभी कहीं ज्यादा जरूरी काम था। ज्यादा दिन नहीं बीते और उधर युद्ध भड़क उठने वाला था। अब बस वर्ल्ड सरपंच को शुरू करना है, तो उन्हें रोका जा सकता है। मैं और दुनिया, कौन पागल है? मुझे लगा दुनिया पागल है, लेकिन मैं उसके साथ चलूंगा। इसी तरह वर्ल्ड सरपंच शुरू हुआ। क्या कोको की उम्मीदों वाली शांति सच में पूरी हो पाएगी? किसे पता। आखिर भविष्य तो हमेशा ही अनदेखा होता है। जो कर सकते हैं बस पूरी ताकत लगा देना है। मिलिट्री एक्शन की दूसरी सीजन, यहाँ तक सब खत्म हो गया। पहले सीजन के मुकाबले दूसरे सीजन के किरदारों की पृष्ठभूमि ज्यादा ठोस थी और दर्शकों को दूसरों के अनुभव भी समझ में आए। लेकिन ड्रामा में बंधी वर्ल्ड सरपंच योजना कुछ ज्यादा ही अवास्तविक लगी। सिर्फ युद्ध संबंधी जानकारी पर रोक लगाकर युद्ध को रोका जा सकता है, ये कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी है। जैसा कास्पर ने कहा था, जहाज न बिके तो युद्ध गाड़ियां बेचो, युद्ध गाड़ियां न बिके तो औजार बेचो। जब तक इंसान दुनिया में मौजूद है, टकराव कभी रोक ही नहीं सकता। हथियार बनाने वाले भी हमेशा बने रहेंगे। अगर तुम्हें यह एनीमे पसंद आया हो तो बिल्कुल मत छोड़ना। और आखिर में मैनेजर दीदी को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, अलविदा नहीं।